Hello aspirants, welcome to the day second of HCS Anthropology Crash Course, and in this class or in this video session we'll basically deal with the evolution in man and the topic of paleoanthropology in India. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। दैट शुड वी डिस्टिंग्विश, देखो अगेन द एवोल्यूशन इन मैन, यहाँ से बेसिकली दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। द फर्स्ट इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पिछले साल यूपीएससी में पूछा था, दैट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल फीचर्स एंड द फाइलोजेनी ऑफ नियंदरथाल मैन। सिमिलरली इट कैन बी आस्क्ड इन द एचसीएस एग्जामिनेशन ऑल्सो, जैसे रोडेशियन मैन के ऊपर सवाल पूछ लिया था। सो वेरी सिंपल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रखा था सामने। जो दूसरा सवाल है वो जनरली पूछा जाता है फ्रॉम इट्स फाइलोजेनिक डिबेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल पूछा गया था दैट शुड वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लासिकल एंड द प्रोग्रेसिव नियंदरथाल्स और डिस्कस द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द नियंदरथाल पोजीशन इन द ह्यूमन एवोल्यूशन। नाउ इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द डिस्कशन और द डिबेट्स दैट हैज बीन गोइंग ऑन। तो वहां से ये सवाल पूछे जाते हैं। सो व्हाट आई हैव बेसिकली डन इज कि हर सवाल के पीछे जो फाइलोजेनी है, फाइलोजेनी के अंदर आने वाली जो डिस्कशंस हैं उनको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो लिखा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे द सिग्निफिकेंस ऑफ नेंदरथाल और उसके बाद कंट्रोवर्सीज, दीज कंट्रोवर्सीज दे हैव बीन रिटन वेरी नाइसली। जैसे फॉर एग्जांपल होमो इरेक्टस एंड एर्गस्टर डिबेट है कि एर्गस्टर जो है वो वेदर इट्स अ सेपरेट स्पीसीज और द होमो इरेक्टस अफ्रीका और अफ्रीकेंसिस वेदर इट्स द सेपरेट स्पीसीज और नॉट, वो एक डिबेट चलती रहती है। फिर उसके बाद कॉग्निटिव और सोशल कम्प्लेक्सिटीज़ को चल के थॉमस वैन की जो डिबेट है वो चलती है। ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर रोल इसका कितना रहा है और क्या ये नियंदरथाल मैन को किसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा था या नहीं कर रहा था, होमो सेपियंस को करता भी है रिप्रेजेंट या नहीं करता है, वो एक अगेन अलग तरह की डिबेट है, ठीक है। तो मैंने हर एक स्पीसीज के पीछे उसको अच्छे तरीके से डिफाइन तो किया है, कंसेप्ट आपको समझाने की इसमें कोशिश की है, बट उसके बाद जो भी उसके कंट्रोवर्सीज हैं दैट वी हैव सीन। सो शुड बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लासिकल एंड द प्रोग्रेसिव नियंदरथाल। तो करंट डिबेट जो है वो नियंदरथाल की क्लासिफिकेशन को लेके है कि क्या हम उसको क्लासिकल और प्रोग्रेसिव में डिवाइड कर सकते हैं। कल्चरल कम्प्लेक्सिटीज को लेके है कि जो नियंदरथाल है वो सिंबॉलिकली उसका कम्प्लेक्स बिहेवियर था, केवार्ड्स वगैरह वो बनाया करता था, तो क्या हम उसको अभी भी उस क्लासिकल व्यू में रख सकते हैं। देन उसके बाद कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ठीक है, कि बिल्कुल हमारे जैसी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थी तो हम उनको जो है वो होमो सेपियंस के अंदर क्यों नहीं रखते, ठीक है। तो इस इशू के ऊपर खास करके ये जो डिबेट है कि वेदर ही कैन बी कॉल्ड और वेदर ही कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लासिकल एंड प्रोग्रेसिव, इसके ऊपर जो है वो इस तरह से बात की है तिनकास की। एरिक तिनकास आर्गूज अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट क्लासिकल एंड प्रोग्रेसिव डिवाइड, और वो कहते हैं दैट वाइल सम फीचर्स दे अपीयर टू चेंज ओवर द टाइम, अदर्स डू नॉट, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम जाइगोमेटिक आर्क की बात करते हैं या फिर करेनियल कैपेसिटी की बात करते हैं। सो वो जो करेनियल कैपेसिटी है इट हैज़ बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट गर्म हो रहा था तो करेनियल कैपेसिटी जो है वो सिकुड़नी स्टार्ट हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कम करेनियल कैपेसिटी वाला इंसान होगा उसको हम क्लासिकल बना दें और जो ज़्यादा करेनियल कैपेसिटी वाला इंसान होगा उसको जो है वो हम प्रोग्रेसिव कह दें। फिर उसके बाद जिलहाओ ने बेसिकली, ही इज़ एन आर्कोलॉजिस्ट, और उन्होंने नियंदरथाल का जो सिंबॉलिज्म है उसके ऊपर काम किया है। सो Zilhau emphasized that the achievements of the later Neanderthals, जिनको हम क्लासिकल कहते हैं, जिनकी करेनियल कैपेसिटी कम हो चुकी थी ड्यू टू दी वार्म क्लाइमेट्स, सो ही आर्गूज दैट द कल्चरल डिफरेंसेस अर्ली के अंदर और लेटर के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं है। और लेटर के अंदर अगर कोग्निटिव एबिलिटीज़ की बात की जाए, सिंबॉलिक बिहेवियर की बात की जाए, इट वॉज मच मोर कम्प्लेक्स।
तो इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल रॉन्ग है। देन उसके बाद जॉन हॉक एक पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट है हु फोकसेस ऑन द एवोल्यूशन ऑफ और ह्यूमन एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। और हॉक जो है वो बेसिकली द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन फ्लो ऑन द मॉडर्न होमोसेपियंस के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। ही नोटेड दैट सम ट्रेड्स दे आर ऑफ होमोसेपियंस दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेसिव निएंडरथाल। ये बेसिकली जो है वो जो ह्यूमंस के साथ एसोसिएशन है, तो तीनों के बीच में एक अच्छा खासा जो है वो जीन फ्लो चलता होगा, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव के बीच में, क्लासिकल के बीच में और होमोसेपियंस के बीच में। तो ये मान लेना कि एक छोटे दिमाग या फिर छोटे क्रेनियल कैपेसिटी की वजह से हम उसको अलग रख सकते हैं, बाकी को अलग रख सकते हैं, ये बिल्कुल जो है वो बात गलत है, ठीक है। देन उसके बाद फिनलेसन, so the ecologist and the evolutionary biologist Finlayson looks at the larger ecological context. He argues कि climate और environment change की वजह से ऐसा हुआ है, तो dichotomy हम नहीं बना सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ इंटरब्रीडिंग जो है वो तीनों में खूब हुई है, जिसको हम क्लासिकल कहते हैं, जिसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, और होमोसेपियन, तीनों में खूब इंटरब्रीडिंग हुई है। और उसके जेनेटिक एविडेंसेस हैं कि हमारे अंदर अभी भी 1 to 2% जो है वो निएंडरथाल मैन का डीएनए मौजूद है। और बेसिकली ये बताता है दैट द ह्यूमन एवोल्यूशन इट इज नॉन लीनियर। हम इस एक्सप्रेशन के अंदर रहते हैं कि जैसे जैसे हम इवॉल्व होते रहते हैं वैसे वैसे हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है। ह्यूमन एवोल्यूशन जो है इट इज मोर लाइक अ वेब, ठीक है, जिसके अंदर अगर क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती है तो इसी एवोल्यूशन के अंदर आगे जाते जाते जो है वो क्रेनियल कैपेसिटी कम भी होती है। एंड क्लासिकल एंड द प्रोग्रेसिव निएंडरथाल मैन दे आर द एग्जांपल ऑफ दैट। फिर उसके बाद व्हाट आर दी फिजिकल एंड द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो इरेक्टस, और इसका फाइलोजेनिक स्टेटस जो है वो डिस्कस करना था। इसके अंदर मैंने होमो इरेक्टस का लगभग हर एक एस्पेक्ट जो है वो आपको बताया है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट इसको एक बार देख लीजिएगा। द एज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो एज, जैसे फॉर एग्जांपल केनिया, ठीक है, 1.8 to 1.3, साउथ अफ्रीका 1.7 स्वास्कांस के अंदर है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ने का मतलब है जैसे मोरक्को, चाइना के अंदर जो डेट्स हैं वो पीछे पीछे जो है वो खिसकती रहती हैं, तो डेट्स को हल्का फुल्का ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। फिर उसके बाद अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट। होमो इरेक्टस जावानिकस, डुबोइस ने सोलो रिवर के अराउंड इसको जो है वो ढूंढा था, और इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है इट इज ऑलमोस्ट 700 to 900 CCE, ठीक है, सीसी। और फिर जो है वो उसके बाद जो इसकी हाइट है दैट इज अबाउट 5 feet टॉल और 70 किलोग्राम का ये लगभग है। चिन इज एब्सेंट, बोनी आईब्रोज हैं, मोलर्स जो हैं वो छोटे हैं, फ्रंटल टीथ जो है वो बड़े हैं, और आपके पास जो इंसीजर्स हैं दे आर शॉवल शेप्ड। और इसी के अराउंड देयर वाज अ ट्रिनल फॉसिल, ठीक है, अगेन बिल्कुल वैसा फॉसिल मिला है, ठीक है। और आपके पास इसी ट्रिनल फॉसिल से नाम जो है वो पैरांथ्रोपस इरेक्टस पड़ गया, और इसकी जो डेटिंग है वो लगभग 0.9 मिलियन ईयर्स अगो की गई। फिर उसके बाद जो है वो नागडा फॉसिल, अगेन इट इज ऑन द मेनलैंड यूरेशिया एंड अफ्रीका, वहां पे मिला है, ठीक है। और जो टेक्सा है, जो टेक्सोनॉमी है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द ट्रेनल फॉसिल, ठीक है। तो किसी तरह से दोनों का जो है वो लिंकेज हम मानते हैं। जन आपके पास बात आती है मोजोकर्टो की, मोजोकर्टो अगेन आपके पास जो नागडोंग और त्रिनिल है इसके बीच में है, ठीक है, वहां पे मिला है। फिर उसके बाद चाइना मैन की बात आ जाती है, डेविसन ब्लैक ने इसकी जो है वो खोज की। फिर उसके बाद ज़ॉकोदिया फॉसिल की बात आ जाती है, ठीक है, बीजिंग के अंदर ये मिला है, बीजिंग के पास एक गांव है ज़ॉकोदिया, वहां पे मिला है, ठीक है। सो ये चाइना मैन है, ठीक है। सो थोड़ा सा जो ये ज़ॉकोदिया फॉसिल है और जो पैकिंग के अंदर फॉसिल मिला है, दोनों के अंदर थोड़े से डिफरेंसेस हैं। दीज डिफरेंसेस दे आर गिवन बिलो, ठीक है। तो इन डिफरेंसेस को एक बार जो है वो देख लीजिएगा। सो दीज आर टू पीपल, दोनों के अंदर जो कल्चरल अचीवमेंट्स हैं दे आर नियरली दी सेम। दोनों चॉपर चॉपिंग टूल्स वगैरह को यूज कर रहे थे, ठीक है, हंटिंग कर रहे थे, कैनिबलिज्म जो है वो
चाइना मैन के अंदर प्रेजेंट था। और अगर टूल मेकिंग ट्रेडिशन की बात की जाए, सो वी सी दैट इवॉल्व्ड टूल मेकिंग ट्रेडिशन दैट इज सीन इन दी अफ्रीका एंड यूरेशिया, उससे काफ़ी इवॉल्व जो है वो इसके अंदर दिखाई देता है, दैट दी हैंड एक्सेस एंड दी फ्लेक टूल्स दे वर प्रॉपरली मेड। ठीक है, और कईयों का मानना है दैट अशूलियन टूल ट्रेडिशन इट वाज आल्सो प्रेजेंट इन देम। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात आती है, देन द कंट्रोवर्सीज। ओके, सो कंट्रोवर्सी, जो पहली कंट्रोवर्सी है, दैट इज द होमो इरेक्टस एंड एर्गस्टर डिबेट। Again, it's a very long, lengthy debate, and some researchers they propose that Homo erectus ये एक separate species है। ठीक है, बट कई लोगों का ये जो मानना है दैट दी बट अदर आर्गूज दैट दोनों को जो है वो लंप कर देना चाहिए और एर्गस्टर को द अफ्रीकन वेरिएंट ऑफ होमो इरेक्टस मान लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बर्नार्ड वुड ने स्पोर्ट्स दिस लंपिंग आर्गूमेंट। ठीक है, और जो इयन टेटरस्टाल हैं वो जो है वो स्प्लिटिंग पर्सपेक्टिव के हक में नजर आते हैं। देन उसके बाद बात आती है सोशल कम्प्लेक्सिटीज की। ठीक है, सो एविडेंस दैट देर इज यूज ऑफ टूल्स, पोटेंशियल टू कंट्रोल फायर, वो हंटिंग भी कर रहे हैं, सोशल कोऑर्डिनेशन भी है, लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन भी है उनके अंदर। तो इवेंचुअली उनके अंदर एशुलियन टूल्स भी मिलते हैं, थॉमस वाइन का मानना है। तो उनका एक कल्चरल कॉग्निटिव सोफिस्टिकेशन देखते हुए हमने उनको जो है वो होमो लाइन के अंदर रखा है एंड हम इनको काफ़ी इवॉल्व होमो मानते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है रोल इन द ह्यूमन एवोल्यूशन। सो सबसे पहले यही होमो इरेक्टस ही थे जो कि अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैले। ठीक है, एंड इवेंचुअली अलग अलग लीनिएजेस जो हैं दैट लेड टू द होमो सेपियंस एज वेल एज निएंडरथाल मैन वो बने। ठीक है, सो फाइलोजेनीज भी डिफरेंट बनी है। सम पीपल बिलीव कि हम डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं होमो इरेक्टस के, एंड सम पीपल बिलीव दैट होमो इरेक्टस इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम एर्गेस्टर एंड द इरेक्टस इट गॉट एक्सटिंक्ट, और फिर जो है वो वी केम फ्रॉम द एर्गेस्टर। ठीक है, सो देन critically evaluate the contesting theories of dispersal and emergence of the homo sapien। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन थ्योरीज हैं इसके अंदर कि जो होमो सेपियंस हैं वो किस तरह से बाहर निकले हैं। द फर्स्ट इज द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। द फर्स्ट वन इट इज द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। द सेकेंड वन इट इज द मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड द थर्ड वन इट इज द hybridization hypothesis। the third one it is not given here। ठीक है, मैं वैसे समझा दूंगा आपको। ठीक है, सो द फर्स्ट वन आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस वो ये कहता है कि होमो सेपियंस जो हैं वो अफ्रीका से बाहर निकले। ठीक है, और जैसे जैसे बाकी लोग मिलते गए होमो सेपियंस उन लोगों को स्ट्राइक डाउन करते चले गए। दैट इज द आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस। ठीक है, जो पहला एविडेंस मिलता है आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस का दैट इज थ्रू दी जेनेटिक स्टडीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तस्खोफ की 2009 के अंदर जो है वो उन्होंने अलग अलग अफ्रीकन पॉपुलेशंस के अंदर जो है वो काम किया और जेनेटिक डाइवर्सिटी देखते हुए उन्होंने दिखाया कि यहीं से होमो सेपियंस जो है वो पैदा हुए और यहीं से होमो सेपियंस जो है वो बाहर निकले हैं। ठीक है, और देन उसके बाद देयर आर सर्टेन फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जैसे जैसे होमो सेपियंस आगे बढ़ते गए हैं वैसे वैसे जो है वो बाकी की जो बाकी स्पीसीज हैं वो पीछे हटती गई हैं, वो जो है वो चलती गई हैं। देन वही जो सेम डेट्स हैं जो अफ्रीका से बाहर निकलने वाली हमने आर्कोलॉजिकली डेट्स निकाली हैं, फॉसिल रिकॉर्ड से डेट निकाली हैं, दे आर ऑल्सो मैचिंग दी माइटोकॉन्ड्रियल डेट। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल ईव की बारी आती है तो वो भी 1 लाख साल से लेके 2 लाख साल, और अगर प्रिसाइजली बात की जाए इट इज अबाउट 1,20,000 ईयर्स अगो। ठीक है, ये जो है वो डेट निकल के सामने आती है और माइटोकॉन्ड्रियल ईव की भी डेट यही है और आपके पास जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं उनकी भी डेट यही है। तो उससे ये लगने लगता है दैट द आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस इट इज ट्रू कि जैसे होमो सेपियंस अफ्रीका से
हम पहली बात, होमोसेपियंस का जन्म अफ्रीका के अंदर हुआ है, और हम जैसे ही अफ्रीका के बाहर निकले तो वी वेनिश्ड और वी फॉट अ वॉर विद द अदर स्पीसीज, बाकी स्पीसीज को हम खदेड़ते चले गए। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म है, पहला क्रिटिसिज्म जो है वो रिसेंटली जो हमारे नोबल लॉरिएट हुए हैं सेवांते पाबो, उनके पर्सपेक्टिव से आता है। उन्होंने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया था कि हम लोगों के अंदर अभी भी डेनिसोवियन मैन का और नियंदरथाल मैन का जो डीएनए है इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, देन उसके बाद एक रीजनल ट्रेड्स की कंटिन्यूटी दिखाई देती है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन के जो पुराने होमो इरेक्टस थे, वो वाली जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ EPAS1 जीन। EPAS1 जीन वाज प्रेजेंट इन द डेनिसोवियन मैन। आजकल वही जीन जो है वो नेपाली शेरपा के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि होमोसेपियंस दे डिड नॉट स्ट्राइक और वॉर वगैरह उन्होंने नहीं की, रादर दे मेड लव। ठीक है, तो असिमिलेशन हुआ था अलग अलग रीजन्स के ऊपर, अलग अलग रीजनल लेवल के ऊपर लोगों ने जो है वो एक दूसरे के साथ असिमिलेट किया, दे मेट विद ईच अदर। सो ये बात बिल्कुल सही है कि देर इज अ माइटोकॉन्ड्रियल ईव, 1,20,000 साल का, 1,20 लाख साल पहले हम बाहर निकले अफ्रीका से। फिर अफ्रीका से बाहर निकलते हुए अलग अलग होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन से मिले, नियंदरथाल मैन की पॉपुलेशन से मिले। इवन द पॉपुलेशन ऑफ नियंदरथाल इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, वो भी डाइवर्स होगी, बट रादर देन हैविंग फ्यूड विद एवरीबडी वी चोज टू मैरी देम। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है द मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी की। द मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी इट बेसिकली सेज कि आपके पास देयर इज अ पॉपुलेशन इन, or there was the Homo sapien population of Asia, there was the archaic Homo sapien population of Eurasia, there was archaic Homo sapien population of Europe, Africa as well। और वहीं से अलग अलग जो Homo sapiens हैं, जो कि आज हम एज अ रेसिस दिखाई देते हैं, हम लोग जो है वो अलग अलग Homo sapien या फिर archaic Homo sapien ancestors से पैदा हुए हैं। ठीक है, अब ये जो हाइपोथेसिस है इसके अंदर काफी सारे एविडेंसेस भी मिले हैं हमें, और इसके जो क्रिटिसिज्म है वो और भी ज्यादा है। ठीक है, सो जो पहला एविडेंस है दैट इज द रीजनल कंटिन्यूटी एविडेंस दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर मिलफोर्ड। सो वो कहते हैं दैट pointed out the presence of the shovel shaped incisors in both the Asian Homo erectus और जो आजकल की एशियन पॉपुलेशन है उनके अंदर भी। तो इसका मतलब क्या है, दैट द एशियन पॉपुलेशंस इन द चाइना दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम दैट एशियन इंसेस्टर। ठीक है, अगर हम अफ्रीकन इंसेस्टर से बने होते तो वो शॉवल शेप्ड जो इंसीजर्स है वो ना आते चाइनीज पॉपुलेशन के अंदर। सिमिलरली जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात की जाए तो अगेन वी आर वेरी मच जेनेटिक डाइवर्स। ठीक है, तो अगर आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल हुआ करता तो इतनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी ना दिखाई देती। बात कुछ इस तरह से है कि हम जितना ज़्यादा जोग्राफिकली डिफरेंशिएटेड हैं उतनी ज़्यादा हमारी जो जेनेटिक मैपिंग है वो भी बिल्कुल सिमिलर लेवल्स के ऊपर मिलती है हमें। ठीक है, देन उसके बाद देयर आर मैनी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस दैट ऑल्सो सपोर्ट दिस मॉडल। फिर उसके बाद बात आती है क्रिटिसिज्म की कि क्या क्या क्रिटिसिज्म्स है। तो सबसे पहले जेनेटिक स्टडीज। जेनेटिक स्टडीज साफ साफ कुछ बॉटलनेक इवेंट्स को बताती हैं। बॉटलनेक इवेंट्स तभी होते हैं जब माइग्रेशंस होती हैं, और मल्टी रीजनल मॉडल तो बेसिकली ये कहता है कि हर एक जोग्राफिकल रीजन का अपना एक एंसेस्टर है। ठीक है, देन उसके बाद देयर आर सर्टेन फॉसिल रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो कि डू नॉट सपोर्ट दिस कंटिन्यूटी थ्योरी। देन उसके बाद साइमल्टेनियस एवोल्यूशन जो है वो पैरेलल एवोल्यूशन अगर होता तो इतने छोटे डिफरेंसेस ना आते जो सिर्फ और सिर्फ रेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इवेंचुअली ये तो बात बिल्कुल सच है दैट आपके पास जो है हम अफ्रीका से बाहर निकले हैं, बट ये बात बिल्कुल गलत है कि वी हैड अ वॉर। तो हमने एक हाइपोथेसिस बनाया है आउट ऑफ अफ्रीका विद हाइब्रिडाइजेशन मॉडल, आजकल हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद यूरोपियंस दे आर क्लोजर टू नियंदरथाल, क्रिटिकली डिस्कस द अफ्रीकन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, वो ये सवाल भी बिल्कुल पिछले जो सवाल है उसी के ऊपर बना था। ठीक है,
और उसका एनालिसिस 2020 तक जो स्टडीज हुई हैं वो किस तरह से करती हैं, वो जो है वो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है, किस तरह से ग्लोबल डिस्पर्सल हुआ था, ईस्ट एशियन पॉपुलेशंस किस तरह से बनी हैं, और जो जीन फ्लो है वो किस तरह से रहा था। ठीक है, ताकि अगर इससे मिलता जुलता कोई आगे सवाल पूछ लिया जाए, दैट यू शुड बी एबल टू डू। देन उसके बाद बात आती है रोडेशियन मैन। ज्विगलर ने जिम्बाब्वे के अंदर ब्रोकन हिल के ऊपर साउथ अफ्रीका के अंदर तकरीबन 2,50,000 साल पुराना एक फॉसिल ढूंढा था। दैट फॉसिल वॉज वेरी मच सिमिलर टू दी एबोरिजिनल पॉपुलेशंस, और उसको जो है वो हमने रोडेशियन मैन का नाम दिया। ये जो है वो फिजिकल फीचर थे, जो फाइलोजेनिक जो इसका पोजीशन है दैट इज क्लियर्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, कि ये जो है वो वन अफ्रीका, और जो अफ्रीका के अंदर अलग अलग पॉपुलेशंस बनी, तो उसका हाइपोथेसिस को जो है वो ये सही ठहराता है। ठीक है, तो एक सब स्पीसीज बना था उस टाइम के ऊपर, होमोसेपियन एडाल्टू, उसी का इंसेस्टर जो है हम रोडेशियन मैन को मानते हैं। ठीक है, सो इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या रहा है, क्रिस स्ट्रिंजलर कहते हैं, सॉरी स्ट्रिंजलर कहते हैं दैट ये जो है वो आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस को बिल्कुल सही ठहराता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ह्यूबिन आते हैं, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूशन ऑफ एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी से, इसी इंस्टीट्यूशन को नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, सो उनका एक रिसर्च ऑन द मिडल प्लाइस्टोसिन होमिनिन्स, इट इन्फॉर्म्स आर अंडरस्टैंडिंग फॉर द स्पीसीज लाइक रोडेशियन मैन। वो जो है वो बेसिकली कहते हैं दैट रोडेशियन मैन जो था वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्जेंस बिटवीन द होमोसेपियन एंड नियांदरथाल मैन, कि इसका जो डाइवर्जेंस था वो ऑलरेडी अफ्रीका के अंदर कहीं पे हो चुका था। नियांदरथाल मैन जो है वो पहले बाहर आ गए, लेकिन होमोसेपियंस जो है दे वर इन अफ्रीका। ठीक है, और अलग अलग अफ्रीकन नीश के अंदर अलग अलग होमोसेपियंस जो है वो डेवलप हुए थे। ठीक है, देन उसके बाद टॉरस का बात आ जाती है। टॉरस नेशनल रिसर्च और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन इन स्पेन, वो जो है वो बात करती हैं दैट जो डेंटल मॉर्फोलॉजी है रोडेशियन मैन की, वो बेसिकली हमें यही बताती है दैट देयर वाज द कम्प्लेक्स पॉपुलेशन डायनमिक्स जो कि अफ्रीका के अंदर चल रहा था, और अफ्रीका के अंदर अलग अलग पॉपुलेशंस होमोसेपियंस की डेवलप हुई और उनका आपस में जो है वो मीटिंग हुई थी। सो अफ्रीका वाज वेरी मच डाइवर्स और वेरी मच जेनेटिकली डाइवर्स कॉन्टिनेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, मिडिल प्लाइस्टोसीन के अंदर, मिडिल प्लाइस्टोसीन इट वाज प्रिसाइजली द टाइम जहां पे डेटिंग रोडेशियन मैन की हमने की है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है एंटोन की। अगेन वही जो है हर वर्क ऑन बॉडी साइज, ग्रोथ एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ होमिनिन्स, दिस सजेस्ट दैट द रोडेशियन मैन ही वाज अ पार्ट ऑफ द डाइवर्स मिडिल प्लाइस्टोसीन पीरियड। ठीक है, और अगेन ही वाज द मेंबर ऑफ द होमिनिन लीनेज, और बहुत अलग अलग जो है वो होमोसेपियंस, आर्किक होमोसेपियंस अफ्रीकन लैंड के ऊपर डेवलप हुए थे। ठीक है, वही चीज को जो है रोडेशियन मैन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स का जो फाइलोजेनिक पोजीशन है उसके बारे में हमें लिखना था। ठीक है, तो मैंने ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स का प्रॉपरली एनालिसिस किया है। ठीक है, रोबस्ट फॉर्म कैसी थी, ग्रेसाइल फॉर्म्स कैसी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपके पास जो है जो फाइलोजेनिक पोजीशंस बताती हैं थ्योरीज, दे आर टू थ्योरीज, दो क्लासिकल थ्योरीज हैं। द फर्स्ट इज द टू ब्रांच थ्योरी, द सेकंड इज द थ्री ब्रांच थ्योरी। टू ब्रांच थ्योरी इट वाज गिवन बाय DC जॉनसन, टिमोथी वाइट, और वो बेसिकली कहती हैं कि जो एफरेंसेस हैं इट्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक जो है वो रोबस्ट के अंदर चला जाता है, दूसरा जो है वो होमोसेपियन के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो एनामेंसिस इट डेवलप्ड इनटू एफरेंसिस, एफरेंसिस इट डेवलप्ड इनटू अफ्रीकनस, अफ्रीकनस दे वेंट टिल द होमोसेपियन लाइन। ठीक है, और इधर जो है वो आथियोपिथिकस, आथियोपिथिकस इट डेवलप्ड इनटू टू पीपल, वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस रोबस्टस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस बोसई।
देन देर इज द थ्री ब्रांच थ्योरी। थ्री ब्रांच थ्योरी जो है वो बेसिकली ये कहती है कि बुसई अलग है, अलग ब्रांच से डेवलप हुआ है, रोबस्टस अलग ब्रांच से डेवलप हुआ है, ठीक है, और होमो जो है वो अलग ब्रांच में चला गया। वो इस तरह से 2002 के अंदर वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 2002 के अंदर सारी थ्योरीज को हमने साथ में मिलाया था और हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बनी है कि पहले अर्डियोपिथिकस था, अर्डियोपिथिकस से एनामेंसिस आया, देन एफरेंसिस आया, एफरेंसिस से अफ्रीकनस बना है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस गढ़ी बना है, एंड आथियोपिथिकस, आथियोपिथिकस से दो लोग जो है वो बाहर निकले हैं, रोबस्टस एंड बुसई। अब इसका एक्सटेंशन कैसे हुआ, दीज आर द वेरियस व्यूज, ये जो है वो एक बार देख लेना, ठीक है। होमस के साथ क्या हमारा इन लोगों का कनेक्शन है, ठीक है। बहुत लोगों का यह मानना है दैट दिस वाज द ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस, दैट इज द मिसिंग लिंक बिटवीन द ऑस्ट्रेलोपिथिकस और द एप पॉपुलेशन एंड द होमो पॉपुलेशन, ठीक है। एफरेंसिस एक ऐसा इंसान था, ऐसा था, ऐसा वेरिएंट था होमोसेपियन का, लूसी एक ऐसी थी जिसने जो है वो दो डाइवर्जेंस जो है वो बनाई है, ठीक है। जो रिसर्च है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डोनाल्ड जॉनसन जब लूसी की बात करते हैं और लूसी का जो डेटिंग है वो की जाती है 3.2 मिलियन ईयर्स अगो की, तो ये दिखाया जाता है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो होमोस के इंसेस्टर थे। फिर उसके बाद वाइट की रिसर्च आती है, वो अर्डियोपिथिकस रेमिडस के सैंपल्स लेके आते हैं और उसको जो है वो बताते हैं दैट इट वाज द स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द होमोसेपियंस एंड द ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर उसके बाद सलीसी एक इथोपियन पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सॉरी पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो वो जो है वो अगेन हिज वर्क इट रिवील्ड द कम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ द अर्ली होमिनिन एवोल्यूशन इन द अफ्रीका। वो कहते हैं कि देयर वर मेनी ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स दैट वर को एग्जिस्टिंग, ठीक है, और उन ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स के बीच में भी ओवरलैपिंग चल रही थी, टेरिटोरियल ओवरलैपिंग थी बहुत लोगों के बीच में, एंड समटाइम्स दे वर इंगेजिंग इन द कोऑपरेशन एंड समटाइम्स दे वर इंगेजिंग इन द कंपटीशन, ठीक है। तो कौन कोऑपरेशन में था कौन कंपटीशन में था वो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट हाँ ये जो हमने ट्री बनाया है, एक एवोल्यूशनरी ट्री यहाँ पे डेवलप किया है, ये काफी हद तक जो है वो सही है, ठीक है। देन उसके बाद रॉन क्लार्क ने लिटिल फुट को डिस्कवर किया था, अगेन इट वाज अ ऑस्ट्रेलोपिथिकस स्केलेटन, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो बताया दैट बेसिकली दे वर वेल अडेप्टेड टू बायपेडल वॉकिंग, बट उनके अंदर कुछ ट्री क्लाइंबिंग एबिलिटीज भी थी, यानी कि अगेन दे आर द इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द ए पॉपुलेशन एंड द होमोसेपियन पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो रॉबर्ट फॉले आते हैं, ठीक है, और एम लाहर आते हैं, तो अगेन दे प्रपोज द ब्रेडेड स्ट्रीम मॉडल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी कि दे आर्ग्यूड दैट द ह्यूमन लीनिएज ये सिंपल ट्री लाइक नहीं होता है, तो हो सकता है कुछ ऑस्ट्रेलोपिथिकस के अंदर कुछ होमो लाइक फीचर्स आपको मिले, लेकिन ठीक उसके बाद वो होमो लाइक फीचर्स चले जाएं, दोबारा फिर से वो ट्रीज के ऊपर आपको चढ़े हुए मिले, ठीक है। तो आपके पास बहुत बार इस तरह से ब्रेडेड स्ट्रीम लाइक मॉडल जो है वो निकल के सामने आता है और हम प्रॉपरली ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं दैट हु इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द होमो लाइन, ठीक है। 2015 के अंदर डामेडा की स्टडी हुई थी, होमो ऑस्ट्रेलोपिथिकस डामेडा की, तो अगेन उसके अंदर भी हमें जो है वो दिखाया, हमने देखा था दैट ऑस्ट्रेलोपिथिकस किस तरह से अपने एनवायरमेंटल नीश के साथ प्रॉपरली अडेप्ट हो जाता है, ठीक है। नियंदरथाल मैन वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, अगर नहीं भी किया है तो एक बार जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, क्लासिकल एंड प्रोग्रेसिव, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे कौन कौन से लोग रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड प्रोग्रेसिव दैट वी हैव रिटन, सिमिलैरिटीज दोनों में क्या हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद अलग अलग फॉसिल डिस्कवरीज क्या हुई हैं, ओके। सो कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स में ये जरूर याद रखना दैट दे हैव इवॉल्व्ड इनटू द मोस्टेरियन टूल मेकिंग इंडस्ट्री।
और जो फाइलोजेनिक पोजीशन की बात की जाए तो फॉर द फर्स्ट मॉडल इट इज़ कॉल्ड द प्री सेपियन मॉडल। प्री सेपियन मॉडल ये कहता है कि प्रोग्रेसिव से क्लासिकल नियंदरथाल मैन बना और जो मॉडर्न मैन था वो बिल्कुल अलग था। फिर उसके बाद द सेकेंड मॉडल अर्ली नियंदरथाल मॉडल। अर्ली नियंदरथाल मॉडल कहता है कि प्रोग्रेसिव से क्लासिकल और मॉडर्न मैन दोनों बने हैं। देन उसके बाद होमो इरेक्टस सेपियन मॉडल आता है। होमो इरेक्टस सेपियन मॉडल कहता है कि प्रोग्रेसिव नियंदरथाल से मॉडर्न मैन बना और क्लासिकल नियंदरथाल जो है वो अलग है। ठीक है, इन तीनों में से बेसिकली कोई भी मॉडल सही नहीं है प्रॉपरली, बट बहुत हद तक हमने इस मॉडल को जो है वो बहुत हद तक थोड़ी बहुत जो है वो प्रेफरेंस दी है, दैट इज द प्री सेपियन मॉडल। ठीक है, तो जो कि वेलालूस ने डेवलप किया था। तो आपके पास जो है दिस इज द फाइलोजेनिक पोजीशन। अब नियंदरथाल मैन एक्सटेंट क्यों हो गए, उसके अलग अलग थ्योरीज हैं। द फर्स्ट इज द फिजिकल एक्सटर्मिनेशन थ्योरी, द सेकंड इज द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ओवर स्पेशलाइजेशन एंड टोटल असिमिलेशन थ्योरी। ठीक है, सो दीज आर द थ्योरीज, जस्ट रीड दैम। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द मेजर स्केलेटल सिमिलैरिटीज बिटवीन द इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। ठीक है, सो जस्ट रीड इट, एक बार देख लीजिएगा। आई बिलीव दैट यू नो बोथ कि होमोसेपियंस के अंदर क्या है, इरेक्टस के अंदर क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस इट इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट और द लीस्ट डिस्कस्ड वन, तो इसको जो है वो मैं आज की क्लास के लिए छोड़ूंगा। ठीक है, बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू विल नॉट रीड, जस्ट रीड इट लाइटली। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पेलियोएंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं आर्गुमेंट्स, कि आपके पास जो नर्मदा मैन है उसको होमो इरेक्टस की कैटेगरी से बाहर निकाल दो। ठीक है, इसके आर्गुमेंट्स क्या हैं। तो पहले तो इरेक्टस कौन है, उसके फिजिकल ट्रेड्स क्या हैं, टूल अशूलियन इंडस्ट्री को यूज करता है और माइग्रेशंस हुई हैं उसकी, इसको हमने डिस्कस कर लिया। फिर व्हाट आर द स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स, कि नर्मदा मैन को अलग रखा जाए, उसको अलग स्टडी किया जाए, होमो इरेक्टस को अलग रखा जाए, उसको अलग स्टडी किया जाए। द फर्स्ट आर्गुमेंट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेनियल डिफरेंसेस। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली ये कहता है कि स्कल कैप की अगर थिकनेस की बात की जाए और एलोंगेशन की बात की जाए, so there are differences between the homo erectus and the नर्मदा मैन। फिर उसके बाद बात आती है ब्रेन साइज की। ठीक है, इन द जर्नल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन मोलिसन ने इस चीज को छापा है पर्टिकुलरली, कि किस तरह से जो नर्मदा मैन था उसका स्कल जो है वो बड़ा था। ठीक है, होमो इरेक्टस से बड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको स्टडी भी करना चाहते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ होमो इरेक्टस, it should be studied like the evolved form of the Homo erectus. Then there are many morphological differences. ठीक है, शेला आथ्या टेक्सास यूनिवर्सिटी की हैं, प्रोफेसर हैं, और उन्होंने जो है वो बहुत सारे यूनिक ट्रेट्स जो है वो बताए हैं। ठीक है, दैट बेसिकली सेपरेट द नियंदरथाल मैन टू फ्रॉम द होमो इरेक्टस। ठीक है, तो वो जो ट्रेड्स थे वो क्या थे, दैट विल सी। सो दिस मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस दे वर बेसिकली द क्रेनियल डिफरेंसेस। वही चीज है कि ये द थिकनेस, जो स्कल कैप की थिकनेस है वो डिफरेंट है होमो इरेक्टस से, एलोंगेशन डिफरेंट है, खास करके जैसे जो राउंडेड शेप आ रही थी जो होमो इरेक्टस की, दैट वाज डिफरेंट इन द नियंदरथाल मैन। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, जैसे फॉर एग्जांपल द नर्मदा मैन की जो स्कल कैप थी इट वाज मोर इन अ होमोनिन शेप, और जो होमो इरेक्टस की थी इट वाज लेस ऑफ द होमोनिन शेप। जो बोनी रिजेस हैं, अगर हम होमो इरेक्टस के पैकिंग की बात करें या फिर जावा की बात करें, these ridges, supraorbital ridges, they are massive in Java, but they are very thin in the packing man.
लेकिन नर्मदा मैन के बिल्कुल बीच वाले थे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं दैट, और एक बहुत ही रोबस्ट फॉर्म था। अगर एर्गस्टर की बात करें या फिर इरेक्टस की पर्टिकुलरली बात करें, जावा की बात करें तो, लेकिन हेयर इन दी नर्मदा मैन आपको जो है वो थोड़ा सा पतला फॉर्म मिलता है इसका। ठीक है, बॉडी उतनी ज़्यादा रोबस्ट नहीं है। देन देर आर मैनी काउंटर आर्गूमेंट्स कि जैसे फॉर एग्जांपल मिलफोर्ड का आर्गूमेंट है कि स्पीसीज के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो वही डिफरेंसेस इसके अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंजर का आर्गूमेंट है कि आपके पास जो है वो कई बार स्कल जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर पे पड़े रहने के लिए, तो स्पेसिफिक इस तरह से हम जो है वो चीज़ों को नहीं कह सकते। कैनेडी कहते हैं दैट देयर आर लैक ऑफ एविडेंसेस, बट जनरली वी अंडरस्टैंड कि नर्मदांसिस या फिर नर्मदा मैन इज वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन दी होमो इरेक्टस। ठीक है, और जो टिपिकल होमो इरेक्टस के अंदर देखा जाता है, तो होमो इरेक्टस को अलग देखिए, नर्मदा मैन को अलग देखिए। देन उसके बाद डिफरेंस डिस्कस द मोर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड द फाइलोजेनिक पोजीशन ऑफ रामापिथिकस। ठीक है, रामापिथिकस को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है दैट वाइड वाई 5 पैटर्न ऑफ मोलर कस्प्स हैं, ओमनिवोर्स डाइट है उसकी, और उसी के साथ जो फेस है इट इज हाई वाइड, जो प्लेट है वो बड़ी है, जो जॉ है लोअर जॉ वो स्नॉट शेप में है, वर्टिकल सिम्फिसिस है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने देखी हैं। जो कर क्रेनियल फीचर्स हैं कि आपके पास जो फ्रेगमेंट्स, जो ब्रेन साइज है वो छोटा है। ठीक है, थोड़े बहुत जो है वो मॉडर्न एप लाइक करेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो बॉडीली पोस्चर है इट इज नॉट ऑब्वियसली बाइपेडल बट इट इज वेरी मच कंपेरेबल टू चिंपैंजी। ठीक है, सो ये जो है वो हमें रामापिथिकस के दांत मिले थे। फाइलोजेनिक पोजीशन पहले हमने होमोनिड्स के अंदर इसको रखा, सिमन्स और डेविड पिलबीम कहते हैं। रामापिथिकस को होमोनिड्स के अंदर रख दीजिए, और एप और होमो का लिंक जो है वो शायद ये हो सकता है एशिया के अंदर। फिर उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस सेवापिथिकस के साथ किया गया, तो दोनों के अंदर काफ़ी सारी मोर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज मिली, और हमने ये माना कि हो सकता है कि किसी तरह की रिलेशनशिप जो है वो दोनों के अंदर बन जाएं, और पॉपुलर कल्चर ने ये कहना स्टार्ट कर दिया दैट रामापिथिकस इज द फीमेल वर्जन ऑफ द सेवापिथिकस। ठीक है, तो ऐसी जो बातें हैं वो इसके साथ होनी शुरू हो गई। देन उसके बाद बात आती है कि देन रिवीजन्स हुई, और 1980s के अंदर मार्टिन की स्टडी और एंड्रयू की स्टडी ने ये साफ बात कर दी कि आपके पास जो रामापिथिकस है उसका ओरंगटान के साथ क्लोजनेस है, नॉट विद द होमोसेपियंस, और लेटेस्ट व्यू हमारा यही है। ठीक है, तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या आता है, ये बेसिकली प्राइमेट का जो एवोल्यूशन हुआ है शिवालिक्स के अंदर और हिमालयन पहाड़ियों में, उसको जो है वो समझने में काम आता है। ठीक है, नर्मदा मैन दोबारा फिर से, ठीक है, इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है इट इज वे लार्जर देन दी होमो इरेक्टस। ठीक है, तो होमो इरेक्टस की काफी ज्यादा छोटी थी। जो शेप है इट इज लो ब्रॉड शेप, स्कल कैप की लो लॉन्ग ब्रॉड शेप। ठीक है, और इट इज मोर टू दी हेड ऑफ द होमोसेपियंस। जो ब्रो रिजेस हैं दे आर रिलेटिवली फ्लैट, जो जावा मैन की हैं वो बाहर की ओर हैं, उभरी हुई हैं। जो पैकिंग मैन की हैं वो अंदर की तरफ थोड़ी सी थिननेस है उसमें, यहाँ पे थिननेस नहीं है, थोड़ी सी ब्रेड्थ उतनी ही है, बट दे आर वेरी फ्लैट। ठीक है, लिम्ब बोन की अगर बात की जाए तो आपके पास जो है वो अगेन ही इज प्रॉपरली कैपेबल फॉर द बाइपेडल, प्लेटिमेरिक उसी तरह से दिखाई दी है। तो फाइलोजेनिक पोजीशन है, कई लोग उसको कहते हैं दैट इट शुड बी क्लासिफाइड एज द इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस। ठीक है, कि उसको बाहर नर्मदांसिस अलग स्पीसीज में जो है वो इसको रखा जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज यूनिक। कुछ लोग जो है वो इसको होमो इरेक्टस के अंदर मानना चाहते हैं, और कैनेडी जैसे लोग जो है वो कहते हैं कि आपके पास इतने ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है, तो हम जो है वो इसको हाइडलबर्जेंसिस वाली श्रेणी के अंदर रख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार प्लीज़ अच्छे तरीके से देखिएगा। AR सांख्यन की जो रिसेंट स्टडीज़ हुई थी उसको जो है वो रिसर्च फाइंडिंग्स को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है।
कि होमिनिड क्लासिफिकेशन कैसे होनी चाहिए, उसको किस तरह से एडवांस्ड होमो इरेक्टस की श्रेणी के अंदर रखा गया, और आपके पास जो है वो प्लीज रीड दैट। ठीक है, कई बार साक्यन के ऊपर एक्स्ट्रा सवाल पूछ लिया जाता है, तो वहां पे यू शुड कोट दीज थिंग्स। देन उसके बाद सिवापिथिकस, फेशियल फीचर्स, कनकेव प्रोफाइल मिलती है। ठीक है, और आपके पास बिल्कुल मॉडर्न औरंगटान जैसा है, स्नाउट वगैरह, ब्रेड्थ वगैरह वही सारा कुछ, प्लेट का ब्रॉड होना, स्नाउट होना, बिल्कुल वही। डेंटेशन की बात की जाए, मोलर टीथ के जो क्राउन्स हैं वो लो हैं। ठीक है, ऑक्लूजल सरफेस जो सरफेसेस हैं दे आर कम्प्लेक्स। इससे ये पता चलता है दैट दे वर ईटिंग सर्टन अब्रेसिव डाइट्स। ठीक है, दैट इज वेरी सिमिलर टू ओरंगटान। देन उसके बाद क्रेनियल फीचर्स की बात आती है, द ज़ाइगोमेटिक आर्किस दे आर थिक। जो बॉडी है, साइज है, पोस्टर है, वो अगेन बिल्कुल ओरंगटान जैसा था। ठीक है, फिर उसके बाद और जो प्रॉपर एक जेंडर डिवीजन है वो भी इनके अंदर जो है वो देखा जाता था। ठीक है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस यही है कि ये हमें जो है वो प्राइमेट्स का एवोल्यूशन किस तरह से हिमालयन पहाड़ियों में, खास करके शिवालिक्स के अंदर हुआ है, वो हमें बताता है। दैट इज इट। ठीक है, ओरंगटान एंसेस्ट्री के बारे में बता रहा है, लाइफस्टाइल के बारे में तब क्या होता था, लोकोमोटिव पैटर्न क्या कैसे इवॉल्व हुआ है, उसको जो है वो ये बता रहा है। दैट इज इट। ठीक है, रामापिथिकस वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, वही चीजें हैं। देन एक और सवाल इसी में से पूछा जाता है, पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल फॉसिल फाइट्स इन द शिवालिक्स और उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। तो दीज आर द फाइंडिंग्स फ्रॉम शिवालिक्स। शिवापिथिकस की फाइंडिंग हुई है, रामापिथिकस को हमने ढूंढा है, गंगैटोपिथिकस को ढूंढा है, और उसी के साथ जो है बाकी इकोसिस्टम की हमने फाइंडिंग्स जो है वो की है। अब कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? कंट्रीब्यूशन ये है कि मायोसिन एरा के अंदर किस तरह से प्राइमेट्स का एवोल्यूशन हुआ है वो हमें इससे पता चलता है। प्राइमेट्स की डाइवर्सिटी कैसे है वो हमें पता चलती है। पहले हमने ये देखा था दैट ज्यादातर दो तरह के थे, रामापिथिकस टाइप के मिले, सिवापिथिकस टाइप के मिले, बट गंगैटोपिथिकस मिलने से हमें यह पता चला कि एक टाइम के ऊपर बहुत बड़ी प्राइमेट्स की डाइवर्सिटी इन पहाड़ियों के ऊपर, शिवालिक हिल्स के ऊपर प्रेजेंट थी। दैट इज इट। ठीक है, तो डिबेट्स ऑफ रामापिथिकस दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो आपके पास जो है वो रामापिथिकस को अब हमने इवेंचुअली क्लासिफाई किया है इनटू दी ओरंगटान लाइन। ठीक है, तो फाइलोजेनिक पोजीशन ऑफ सिवापिथिकस को, इसको जो है वो पिल बीम वगैरह की स्टडीज में मैंने अच्छे तरीके से लिखा है, जस्ट गो थ्रू विद इट। ठीक है, और जे केली इन लोगों ने किस तरह से जो है वो अफ्रीकन एप्स और ह्यूमंस का जो इंटरेक्शन है वो ढूंढने की कोशिश की, बट इवेंचुअली ट्रांसलेट्स कि किस तरह से पहली बार जो है वो ओरंगटान्स का एवोल्यूशन, या फिर पहले जो हम अफ्रीका के अंदर सोचते थे उसको हाइपोथाइज किया करते थे, वो किस तरह से अफ्रीका के अंदर नहीं था, वो एशिया के अंदर ही था, और जो पहाड़ियाँ थी हमारी शिवालिक्स की, वहाँ पे जो है ये हुआ था। ठीक है, तो दैट इज इट। So this is the paleoanthropology in India. That is the day second, and we will meet in the day third. ठीक है, चलिए, thank you very much. Hope you enjoyed the lecture. Thank you.